आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 19 नवंबर का ये वीडियो है। तो इसमें देखेंगे कि जो समुद्री तूफान बनने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है बंगाल की खाड़ी में, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से डेवलप होगा और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में क्या इसका असर दिखाई देगा और पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की क्या संभावना दिखाई दे रही है। और एक अभी पॉडकास्ट करेंगे हमारे शर्मा जी, जो कल सुबह आएगा, जिसमें वो ग्लोबल वार्मिंग और जो पॉल्यूशन है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमारे कई जो भाई बहन है उन्होंने पूछा कि 2026 का मानसून कैसा रहेगा। तो लानीना और अल नीनो के बारे में तो मैंने आपको बताया कल के वीडियो में, जो काफी डिटेल में बताया है कि लानीना क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये भी जो अभी मानसून है, क्योंकि इस समय लानीना बना है और ये कमजोर लानीना है, जनवरी तक रहेगा, उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। तो न्यूट्रल कंडीशन में मानसून आमतौर पर अच्छा होता है। तो अभी तक तो अच्छे मानसून की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन उस समय क्या परिवर्तन होते हैं तो जनवरी तक हम ये काफी निश्चित तौर पर बता पाएंगे। तो अभी मान के चलिए कि अभी मानसून खराब होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है और उसके अपडेट हम करते रहेंगे। और एक और जो पराली का मैंने बात की थी, मतलब कि जो पॉल्यूशन की बात की थी, उसमें भी कई लोग गुस्सा हुए थे कि मैंने पराली की बात की है। तो देखो, पराली को हम इनकार तो नहीं कर सकते, पराली तो जल रही है। हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण पे बहुत ही ज्यादा कम है। दिल्ली का खुद का ही पॉल्यूशन है जिसके कारण हम गैस चैम्बर में जी रहे हैं, और ये जानलेवा जो प्रदूषण है वो हमारा खुद का है। ये पराली का जो धुआं है थोड़ा बहुत आ जाता है, 5-10%, 6% ये कह सकते हैं, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि पराली जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए, ये दूसरा विषय है। मेरा काम है केवल वेदर के बारे में बताना, तो वो मैं बताता हूँ। मैं कभी भी इस उसमें नहीं पड़ता बहस में कि किसान भाइयों को ये पराली जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए, उनका डिसीजन है। और ये क्योंकि उनको खेत की जैसे ही इसके बाद जो अगली फसल के लिए बहुत जल्दी तैयारी करनी होती है, तो उनको उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। या तो सरकार उसके लिए कोई मदद करे, कोई सब्सिडी दे या कुछ रास्ता निकाले, तभी कुछ हो सकता है। तो ये अलग विषय है। जो चलते हैं अब वीडियो के ऊपर। तो अभी जो इस समय वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो इसको देखिए आप, काफी नीचे है। ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में पहुंच गया है। कोमरिन एरिया में लो प्रेशर एरिया है, एक अरब, ये बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक थाईलैंड के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको थाईलैंड के पास दिख रहा है या ये आगे आ रहा है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में अब 22 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी 3 दिन के अंदर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जो आगे बढ़ेगा, डिप्रेशन बनेगा और हो सकता है कि समुद्री तूफान सैन यार बन जाए। इससे पहले मोन्था था, जिसका नाम थाईलैंड ने दिया था। अब जो सैन यार अगर बनता है, तो ये यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने इसका नाम दिया है। यानी कि 13 देश जो हैं, जो अलग अलग जो यहाँ से जो प्रभावित होते हैं अरब सागर बंगाल की खाड़ी में, तो ये 13 देश हैं जो बारी बारी से नाम देते हैं और बारी बारी से ये जो तूफानों के नाम आ जाते हैं। तो अभी भी आप देखिए, उत्तर भारत और मध्य भारत में ये उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवा चल रही है, लेकिन पूर्वी भारत में ये पूर्वी हवाएं चल रही है, बंगाल की खाड़ी सारी है। इसीलिए टेम्परेचर थोड़ा सा जहां पर थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी 10 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आ गया है, क्योंकि जो लगातार हवा में ठंडक नहीं होती है, क्योंकि धीरे धीरे जो ठंडक कम होती जाती है। जो बर्फबारी हुई थी काफी दिन पहले हुई थी, अब कोई स्नोफॉल की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। हल्का सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कश्मीर के ऊपर था, जो आगे निकल गया। तो अभी फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम आगे की बात करें, तो इस समय हम देखेंगे कि जो बारिश हुई है, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि बारिश कहाँ हुई है। तो ये देखिए, दक्षिण भारत में ही बारिश हुई है। ये यानी कि साउथ आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, ये जो इलाके हैं, और ये बेंगलुरु वगैरह जो आपका कर्नाटक के तट है, यहीं पर हुई है। ये पूरा दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में ज्यादा बारिश हुई है, अंडमान में भी हुई है और लक्षद्वीप में भी बारिश हुई है। बाकी पूरा भारत जो है वो एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दी है। तो अब जो टेम्परेचर देखें हम, तो टेम्परेचर में क्या हुआ है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तो माइनस में टेम्परेचर है। श्रीनगर में -1.7 है, कोजीकोड में -1 है। तो अगर ये बनिहाल है, मनाली है, बुंटर है, तो सबसे जो ठंडा मैदानी इलाकों में है, सीकर है, 5.5 डिग्री है।
फिर पचमढ़ी है जो 6.6 है, इंदौर 6.9 है, यानी 7 डिग्री से नीचे यहाँ पर है। जेओर में 7 है, हिसार में 7.5, मंडी फिर ऊपर चला गया 7.5, भोपाल में 7.8, यानी कि 10 डिग्री के नीचे कई इलाकों में अभी भी तापमान बने हुए हैं। काफी ज्यादा ठंडक का एहसास हो रहा है, लेकिन कड़ाके की सर्दी अभी भी नहीं पड़ रही है। तो कड़ाके की सर्दी कब पड़ती है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्या होता है कि जब उत्तर भारत में बारिश होती है, खास करके जो उत्तर भारत में, खास करके पहाड़ों पर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंचता है तो उससे पहाड़ों पर तो स्नोफॉल होता ही है, लेकिन क्या हो जाता है, जैसे ये यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, ये आ गया, तो इसके प्रभाव से एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर भारत में, सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा या ये उत्तरी राजस्थान पर बन जाता है। तो क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी देता है, और इसका जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर भी आ जाता है। और आपको मालूम है कि जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से हवाएं घूमती हैं। अगर ये घड़ी की उल्टी दिशा में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घूमती हैं, तो हमारी जो अर्थ का रोटेशन है उसके कारण ये हवा ऊपर की तरफ उठती है। जैसे ही ऊपर की तरफ उठती है, नमी ऑलरेडी है, और जब हवा ऊपर उठती है तो ये कंडेंस होकर के बादल बनाती है और यहाँ पर बारिश होती है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे चला जाता है, यहाँ तो बारिश हो चुकी, मॉइस्चर बढ़ गया, नमी बढ़ गई, ठंडक बढ़ गई, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे गया तो ये बर्फीली हवाएं यहाँ से ये आना शुरू करती है, ठंडी हवाएं, तो तापमान को बहुत तेजी से गिरा देती हैं। आसमान साफ हो जाता है, जमीन ठंडी हो जाती है, और जमीन के आसपास जो हवा होती है उसमें जो नमी होती है वो कंडेंस हो जाती है, यानी कि वो भाप या बादल बना लेती है, और वो घना कोहरा छा जाता है। जब घना कोहरा होता है, यानी कि 300-400 फीट या 300-400 मीटर तक जब लेयर बन जाती है, तो उसमें जो सूर्य की किरणें पेनिट्रेट नहीं कर पाती, धरती तक नहीं पहुंच पाती, तो आपने देखा होगा कि पूरे दिन घना कोहरा रहता है, धुंधली धूप रहती है, जिससे टेम्परेचर गिर जाते हैं। दिन के जैसे टेम्परेचर गिरते हैं तो क्या होता है कि पूरी ठंडक का एहसास पूरे दिन होता है, सर्दी कड़ाके की पड़ने लग जाती है। और ये जो यहाँ पर कोहरा का पैच होता है, जब उत्तरी हवाएं चलती है उत्तर पश्चिमी, तो इस पैच को ये आगे तक ले जाती है। इस तरह से ये जो पैच है उसको मान के चलिए आप, इस तरह से ये पूरे इलाके में, यहाँ पर ये पूरे इलाके में ये कोहरा आ जाता है। यार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, ये नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के उत्तर प्रदेश, कभी कभी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों तक ये घना कोहरा आ जाता है, और सर्दी की जो कड़ाके की सर्दी है वो हमें महसूस होने लग जाती है। तो उसके लिए क्या है कि अभी आमतौर पर नवंबर में 2 या 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ एक्सेप्शन है। 4 नवंबर में हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, उसके बाद कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। इससे पहले 2 अक्टूबर को आया था, 6 अक्टूबर को आया था, और 20-21 अक्टूबर के आसपास आए थे। 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, नवंबर में एक ही आया, बहुत हल्का आया। अभी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, और मंथ के एंड तक भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि बंगाल की खाड़ी सक्रिय होती जा रही है, और उसमें आज का अगर हम वेदर देखते हैं तो आप देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे चला गया, जो आपका ये हो सकता है कि यहाँ पर आकर ये लो प्रेशर एरिया बन जाए अरब सागर में। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक है, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैप में दिखाए थे, तो ये आगे जा रहे हैं। तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हाँ तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में थोड़ी हो सकती हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तिरुपति, नेल्लोर, ये जो इलाके यहाँ पर, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल या चेन्नई वगैरह में कम चांस है, कम हो जाएगी। लेकिन दक्षिणी तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। कल होते होते हम देखेंगे कि ये लो प्रेशर एरिया और आगे आ जाएगा, और ये जो वेदर सिस्टम है इसको देखेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं इसको, हाँ, यहाँ पर जो लो प्रेशर है ये बनना शुरू हो जाएगा काफी दूर पर, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे आ जाएगा। तो ये इस तरह से वेदर सिस्टम आगे आएगा, और ये तटीय इलाकों में ही बारिश रहेगी, यानी कम हो जाएगी बारिश, क्योंकि ये सिस्टम आगे चला गया, ये पीछे से आ रहा है, और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया वो कमजोर पड़ गया कोमरेन एरिया में, तो यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, पूर्वी तट पर रहेगी, अंदरूनी तमिलनाडु में, केरल में काफी कम हो जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं 20 तारीख की। अब 21 तारीख की बात करते हैं, तो ये जो वेदर सिस्टम है, ये लो प्रेशर एरिया 22 तारीख 21 तारीख को भी बन सकता है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया। तो ये 2 वेदर सिस्टम बन गए, एक ये लो प्रेशर एरिया बन गया, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, इनके बीच में ये ट्रफ बन गई।
और यहाँ पर ये जो इसका जो हवा है वो इस तरह से घूमेगी। तो यहाँ से जब घूमेगी उत्तर पूर्वी हवाएं, तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का तट है यहाँ पर भी बारिश देना शुरू करेंगी। तमिलनाडु, चेन्नई यहाँ पर देंगी, कोस्टल एरियाज में तमिल ये देना शुरू करेगी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं श्रीलंका में भी ज्यादा हो जाएगी। ये हो गई आपकी 21 तारीख की बात। अब चलते हैं आगे, तो इसमें हम दूसरा मॉडल देखते हैं। उसमें अगर हम देखें तो ये है आपका, ये 23 तारीख की बात कर लेते हैं। चलो 22 की करते हैं। 22 में आप देखेंगे कि ये जो आना शुरू हो गया, और 23 तारीख को अगर हम देखते हैं तो ये 22 तारीख को यहाँ तक आ गया। 21 को जो बात की थी, 22 तारीख को आपका ये आंध्र प्रदेश आ गया, और ये लो प्रेशर एरिया हो सकता है वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जहां बन जाए, और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका पर आकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, एक निम्न दबाव का क्षेत्र, और ये जो हवा है वो उत्तर पूर्वी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से लेकर के दक्षिणी तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक, यानी कि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, यहाँ तक के इलाकों तक ये बारिश देना शुरू कर देगी। तो ये वेदर सिस्टम इस तरह से आगे आएगा। अब इसको और आगे अगर ले जाते हैं, ये अब अगर हम देखते हैं तो ये 23 तारीख को ये हो सकता है डिप्रेशन बन जाए, और ये जो लो प्रेशर एरिया है श्रीलंका से आगे चला जाए। तो 23 तारीख को क्या होगा कि जो हवाओं का जो रफ्तार है ये एक तरफ बन गई अरब सागर में, तो ये जो मॉइस्चर फीड अंदर तक आएगा, तो तमिलनाडु पूरा बारिश देखेगा, कर्नाटक भी बारिश देखेगा, और हो सकता है कि पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक भी बारिश की गतिविधियां 23 तारीख तक पहुंच जाए। मुंबई में भी बादल वगैरह आ सकते हैं। यानी 22 और 23 तारीख में काफी ज्यादा ये आपका सिस्टम आगे आ जाएगा। 23 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। 24 तारीख की अगर बात करते हैं तो ये देखिए 24 तारीख को ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा, और 24 तारीख को मुंबई वगैरह के इलाकों में बारिश होगी, यानी कि ये बारिश आगे चली जाएंगे, और ये डीप डिप्रेशन बनते हुए ये काफी तट के आसपास आ जाएगा, और श्रीलंका के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देगा ये। और उसके बाद अगर हम करते हैं 25 तारीख की, 24 के बाद 25 तारीख की बात करें, तो ये हो सकता है कि समुद्री तूफान सेनयार बन जाए 25 तारीख तक, जो नाम दिया गया है किसने दिया है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने सेनयार। और इससे पहले मोन्था आया था जिसको थाईलैंड ने नाम दिया था। यानी कि ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में जो तूफान बनते हैं उसके 13 देश प्रभावित होते हैं। ये 13 देश बारी बारी से अपना नाम देते हैं, उस तरह से नाम रखे जाते हैं। पहले मोन्था था, अब ये सेनयार बनेगा, और अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से अंदर आएगा। मतलब कि ये हो सकता है कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु पर जाए, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये रिकर्व भी कर जाता है। जो तूफान है वो रिकर्व भी कर जाता है। अगर वो रिकर्व करता है तो उसके लिए क्या है कि हम देखेंगे कैसे रिकर्व करता है, उसके बारे में मैं आपको इस तरह से कोशिश करता हूं बताने की। तो यहाँ पे चलते हैं ये वाले मैप के पास, जो इंडिया का मैप बना हुआ है। तो क्या होता है कि ये समझिए यहाँ पर एक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया यहाँ पर। अगर ये इस तरह से आगे जाएगा तो यूजुअली क्या होता है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के तट पर इधर जाएगा। कभी कभी ये रिकर्व करता है तट के साथ साथ, और हो सकता है कि उड़ीसा में चला जाए, यहाँ चला जाए, या पश्चिम बंगाल में चला जाएगा, म्यांमार की तरफ। तो ये रिकर्व क्यों करता है, तो उसके लिए क्या है कि रिकर्व करने के लिए, यानी कि मुड़ता क्यों है, तो इस तूफान के जो वो है हवाएं हैं वो इसको घुमाती हैं। वो क्यों घुमाती हैं, अगर एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर कहीं बन गया, इस जगह पर समझ लिए एंटी साइक्लोन बन गया, तो आपको मालूम है कि घड़ी की दिशा में हवा घूमती है इस तरह से, और ये 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो वो हवा क्या होता है कि अगर वो इस तरह से घूम रही है, एंटी साइक्लोन यहाँ पर है और वो हवा को इस तरह से घुमा रहा है, तो इसके साथ क्या होगा, ये एंटी साइक्लोन की हवाएं जो है इसको इस तरह से यहाँ से घुमा देंगी। ये स्टीयरिंग करंट कहते हैं। यानी एंटी साइक्लोन की पोजीशन से भी जो इसका ट्रैक होता है वो निश्चित होता है। अगर ये एंटी साइक्लोन और आगे है, यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर होता है, तो उसके लिए भी अब देखते हैं किस तरह से, ये मतलब एक तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मूवमेंट होता है। अगर ये एंटी साइक्लोन इधर है तो क्या होगा कि इसकी हवाएं जो हम ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये इसको यहीं पर यानी कि सीधा पूर्वी तट पर घुसा देगा। लेकिन अगर ये एंटी साइक्लोन और दूर है तो हवाएं इसको इस तरह से ले जाएंगी। तो ये इसको ट्रैक को चेंज करते हैं। तो अभी से ये बताना मुश्किल है कि वो साइक्लोन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा, या डिप्रेशन रह जाएगा, और या वो रिकर्व करेगा, मुड़ेगा, या सीधा टक्कर मारेगा। तो इस पर हम लगातार नजर रखे रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि ये इसका ट्रैक किस तरह से जाएगा। तो आप भी जो कई हमारे मित्र हैं जो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, वो विंडी टीवी देखते हैं, अलग अलग मॉडल देख करके वो भी बताते हैं कि ये ट्रैक बन रहा है। तो मिल करके देखेंगे। कई एजेंसीज भी हैं जो बताती हैं कि कहां पर जाएगा।
तो और किस तरह से कहाँ-कहाँ बारिश देगा, हो सकता है कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उड़ीसा तक जाए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 2 इलाके दिखाई दे रहे हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर तो बारिश आएगी और इसका जो ट्रैक है उसके बारे में लगातार नज़र रखे रहेंगे और आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।